माय क्लास। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है क्लास 11 के लिए। कमिंग सेशन जो बच्चे अभी क्लास 11 पास करके 12 में आए हैं, आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ कि ये लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू हो गया, एवरीवन इज एट होम, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब हमें कुछ चिंता की बात नहीं है, अब घर बैठे हुए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आज से आप क्लास 11 के लिए लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। Right, so without wasting time children, please get into into hard work, get down into studies, एकदम मन लगाकर पढ़िए ताकि अब अगर अभी ज्यादा पढ़कर रखेंगे तो बाद में आपका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, सो इससे पहले मैं अपने आज के लेक्चर चालू करूं, I just want to say कि those who are coming to my channel for the first time, I'm very glad that you found me। आपको मेरे और बहुत सारे वीडियोस और ये क्वेश्चन पेपर सीरीज आपको मेरे चैनल मिल जाएंगे। कुछ का डिस्क्रिप्शन यूआरएल का डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफाई हो जाए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं लास्ट में बोलूंगी तो लाइक जरूर करिएगा और नीचे कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा व्हाट यू कुड अंडरस्टैंड, व्हाट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड any other sort of interaction, so please make that in the comment box below। Without wasting much time, let me start। आज आपका क्लास 11 पहला क्लास है, पहला सेशन है। और इससे पहले कि मैं सिलेबस आपको पढ़ाऊं, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको अच्छे से पता है कि पहले मैं पूरे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू देती हूँ। एंड व्हेनेवर आई गिव द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस आई ट्राई टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। All those people who have written your NCERT, आपके NCERT को जिन्होंने भी लिखा है वो सारे दिग्गज और महारत लोग हैं। कौन सा चैप्टर 11 में दिया गया और किस सीरीज में क्रम भी दिया गया, why living world was unit 1 and why was morphology and anatomy living 2, it all had a science and logic। जिन दिग्गजों ने आपकी NCERT लिखी है बहुत सोच समझ के लिखा है कि किस क्रम में आपको चैप्टर पढ़ाया जाए और क्या 11 में पढ़ाया जाए और उसके बाद क्या 12 में पढ़ाया जाए। तो right from the mind of those who have drafted the syllabus, जिन्होंने हमारा सिलेबस ड्राफ्ट किया है, चलिए हम उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि why the syllabus was made like this। So with that, I'll just start with a basic question which I always ask। अगर आप अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट, हम सब यहाँ बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, तो what is biology, राइट? मुझे पता है आप सब तुरंत जवाब देंगे कि मैम ये भी कोई सवाल है। We know that biology is the study about living organism, राइट? तो जैसे इट्स एब्सोल्युटली राइट, बायोलॉजी इज अबाउट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरा अगला सवाल ये उठता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होने का क्या मकसद है, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी ऑन दिस अर्थ, विद व्हाट पर्पस आर दे हियर। तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दो पर्पस है। वन, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका पहला एंड मोस्ट प्राइम पर्पस क्या होगा? To live, right? The most important purpose is to live। Any guesses for the second purpose? Second purpose क्या है living organism का? If an organism is living, what is its aim? First aim is to live, and second aim, any guesses? Yes, you got it right. The second aim is also to live, always live, to live ever after। लिव एवर आफ्टर से मेरा मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एम होता है मैं जिंदा रहूं और जिंदा रहूं और जिंदा रहूं और जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, हमेशा जिंदा रहूं, कभी मरूं ही ना। काश मैं कभी नहीं मरता, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरना नहीं चाहता। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं। एक वेसल है और उसमें आपने कुछ सॉल्यूशन डाल रखा है, इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। अगर एमीबा को डाल दें तो एमीबा ऑल्सो मूव्स अवे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड को डाल दे, इलेक्ट्रोलाइट है, फिर इलेक्ट्रोड को डाल दे, इट विल मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक यूनिसेलर एमीबा भी मरना नहीं चाहता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट से क्या है, दूर भागता है। यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का दो ही एम है, पहला मैं जिंदा रहूं और मैं हमेशा जिंदा रहूं, काश आई कैन लिव एवर आफ्टर। ये जो इनका पहला एम है बेटा, टू लिव, ये आपके 11th, दिस इज द समरी ऑफ योर क्लास 11 सिलेबस। ये आपको 11 में पढ़ाया जाता है। पूरे 11 का सिलेबस को अगर समराइज करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले एम को एक्सप्लेन करता है। एंड टू लिव एवर आफ्टर, ये वाला जो एम है इसको डील करता है आपका क्लास 12 का सिलेबस। अब आप पूछेंगे मैम टू लिव बस इतना ही पढ़ा हमने क्लास 11 में 22 चैप्टर्स में? तो हाँ, कैसे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब 12 का क्या पर्पस है। पर्पस आपको पता चल गया, टू लिव एवर आफ्टर। तो टू लिव एवर आफ्टर जानने के लिए आपको क्या चैप्टर्स पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, इन विच ऑर्डर यू हैव टू स्टडी, दैट आई विल डिस्कस लेटर। तो फर्स्ट
अ क्विक रिकैप इन योर क्लास 11 सिलेबस। 11 के सिलेबस का रिकैप करते हैं। हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे मन में पहला सवाल क्या होता है, भाई लिविंग कौन है, हु इज लिविंग। मेरे चारों तरफ अगर मैं देखूं, नजर दौड़ाऊं, तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे चारों तरफ। एक कैट है, डॉग है, काउ है, मेरी मदर है, माय फ्रेंड्स हैं, प्लांट्स है, फैन है, बेड है, कैमरा है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे इनमें से केवल किसको पढ़ना है, लिविंग को पढ़ना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से लिविंग कौन है, क्योंकि बायोलॉजी में हम केवल किसको पढ़ते हैं, केवल लिविंग को पढ़ते हैं। तो मुझे कैसे पता लगेगा हु इज लिविंग, इन सारी चीजों में लिविंग कौन है, क्योंकि जब तक इस मेरे चारों तरफ मिलियंस ऑफ चीजें मुझे दिखाई दे रही है, उन मिलियंस में से मुझे लिविंग को अलग करना है, नॉन लिविंग को अलग करना है। और जब लिविंग को मैं पढ़ूंगी, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो लिविंग को पढ़ रहा है, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारे पास पहला चैलेंज क्या था, हाउ टू आइडेंटिफाई what around us is living and what around us is non-living. That was the first challenge with us. इस चैलेंज को सॉल्व किया आपके क्लास 11 के पहले यूनिट का लिविंग वर्ल्ड, जो आपका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि लिविंग कौन है। आपने पढ़ा दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिप्रोड्यूस, those organisms which grow, those organisms which are made up of cell and the cell shows metabolism and they have consciousness, those organisms जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक या पैकेज पाए जाते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहते हैं। चलिए ठीक है, पहले चैप्टर में आपने ये जान गए कि भाई लिविंग कौन है। तो आपको काफी, आप सोचे हमको राहत होगी, एक बार मुझे पता लग गया कि लिविंग कौन है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बायोलॉजी में किसको पढ़ना है। तो चलिए हमने पढ़ लिया हु इज लिविंग। यहाँ मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई, एक नए सिरे से शुरू हो गई। कैसे, जब हम पढ़े तो हमारा पसीना छूट गया। क्या पसीना छूट गया, हमने देखा इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या, माय गॉड, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन। ये आपके क्लास 7 के एनसीईआरटी में लिखा है। अब हम तो क्यूरियस बीइंग्स हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग्स। अब हम इन सबको पढ़ना चाहते हैं, असंभव। आप क्या अपने जीते जी 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हैं? असंभव, इम्पॉसिबल जिसे हम कहते हैं। तो इन 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे पढ़ें? ठीक, ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक, हम करें क्या? हमने क्या सोचा, इन 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर क्यों ना ग्रुप में बांट दे। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स ऑन बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इनटू ग्रुप्स दैट वी कॉल इट एज क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट वी डिड इज वी डिवाइडेड ऑल द 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में जो जितने 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हमने 5 बड़े ग्रुप में बांटा। आप जानते हैं इस बड़े ग्रुप को हम कहते हैं किंगडम, जिसमें से एक है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम प्लांटी, चौथा है आपका किंगडम पहले मैं डाल दूं किंगडम फंजाई, फिर हमने डाला किंगडम प्लांटी और फिर हमने पढ़ा किंगडम एनिमलिया। हालांकि ये लीनियर नहीं है, इसलिए पहला दूसरा बोलने का कोई फायदा नहीं है, दे आर नॉट लीनियर। ये तो हम 11 में आपको पढ़ा चुके हैं। तो हमने क्या किया, दुनिया में 1.7 लिविंग उनको 5 ग्रुप में बांट दिया। अब हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इंडिविजुअली 1.7 मिलियन को जाने, बट अगर हम कहीं ना कहीं इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा का जान लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा का जान लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फंजाई का जान लेते हैं, प्लांटी का, एनिमलिया का, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ इन सारे 1.7 मिलियन के बारे में जान जाते हैं। I'll give you an example. Just listen to me. I'll give you an example. Suppose there is a school. In that school there are 5,000 children who are studying. An education officer comes and he wants to know about what every child of the school is studying. आधे घंटे के लिए आया। अब आधे घंटे में 5,000 बच्चों से मिलकर ये पता करना कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये असंभव है। लेकिन फिर भी वो आधे घंटे में जानकर चला गया। कैसे? Because school is also classified. The school is first classified into wings. We know that school में 3 विंग होता है, एक होता है जूनियर विंग, एक होता है मिडिल विंग और एक होता है सीनियर विंग। ठीक, फिर ये जो सीनियर विंग है ये सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, राइट। फिर सेकेंडरी यानी कि 9 and 10, फिर सेकेंडरी किससे बटा हुआ है 11 12। सिमिलरली मिडिल एंड जूनियर विंग। तो अगर वो मोटा मोटी ये जान लेता है कि जूनियर विंग के बच्चों का क्या एज ग्रुप है
नॉर्मली उनको क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनका क्या आईक्यू लेवल है, मिडिल का क्या है, सीनियर का क्या है। तो कहीं ना कहीं वो सारे बच्चों से उसको मिलना जरूरी नहीं है 5,500 से, पर कहीं ना कहीं वो क्या है, सबके बारे में कुछ ना कुछ आपका आराम से जान जाएगा। इज इट नॉट? वैसे दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम सबको पढ़ें। सबको पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने उनको ग्रुप में बांटा। तो दैट वाज योर सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन पांचों किंगडम को आई वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट एवरीवन, सो दैट हम सारे लिविंग के बारे में। तो चैप्टर 2 में आप इनमें से 2-3 किंगडम को पढ़ लेते हैं। चैप्टर 3 में आप चौथा किंगडम पढ़ते हैं। चैप्टर 4 में आप पांचवा किंगडम पढ़ते हैं। यानी कि यूनिट 1 खत्म होते होते आपको ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड उनके क्या बेसिक कैरेक्टर है, राइट? तो यूनिट 1 बेसिकली टेल्स यू अबाउट हु आर द ऑर्गेनिज्म, कौन कौन ऑर्गेनिज्म लिविंग है, एंड उन सारे 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक एक ओवरलाइन जो होता है, बेसिक कैरेक्टर्स आप जान जाते हैं, ठीक? लेकिन हम तो एक ठहरे एक क्यूरियस ऑर्गेनिज्म। हमारा एक सवाल खत्म हो गया तो मन में दूसरा सवाल उठा। भाई हमें ये तो पता चल गया हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लिविंग को पढ़ना चाहते हैं, हमें ये तो पता चल गया लिविंग कौन है। फिर अगला मन में सवाल क्या उठा? ये लिविंग देखने में कैसे है? और देखने में कैसे से मेरा अंदर सवाल क्या था? बाहर से देखने में कैसे और अंदर से देखने में कैसे? बाहर से देखने में कैसे, इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और अंदर में हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ डू दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म दे लुक एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मैं आपको एक बात बता दूं, केवल क्लास 11 के यूनिट 1 में आप पांचों किंगडम को पढ़ते हैं। हेंसफोर्थ अब जो भी पढ़ेंगे, अब पांचों किंगडम नहीं पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पढ़ेंगे। इनका जो कुछ पढ़ना था आपने यूनिट 1 में पढ़ लिया। अब आप जो भी जानना चाहेंगे कैसे दिखते हैं, ये सब आप केवल 2 हायर किंगडम्स का पढ़ेंगे, प्लांट, और प्लांट में भी आप पढ़ेंगे केवल एंजियोस्पर्म का। आपको पता है प्लांट 5 तरह के हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आगे जाकर अब हम बचे हुए 3 किंगडम को नहीं पढ़ेंगे। एज एग्जाम्पल केवल प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी में केवल एंजियोस्पर्म एंड एनिमेलिया में हम केवल ह्यूमंस को पढ़ेंगे, राइट? ये हम आपको पहले ही बता दें, ये पूरा 11 से 12 तक आपका ऐसा ही चलेगा, ओके? तो अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने में कैसे है। देखने मतलब बाहर से और अंदर से। बाहर को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, अंदर को हम कहते हैं एनाटॉमी, राइट? तो हम पहले स्टार्ट किए प्लांट से। फ्लावरिंग प्लांट, आपको पता है एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। तो चैप्टर 5 है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म्स बाहर से कैसे हैं, एंड एनाटॉमी यानी कि अंदर से कैसे दिखते हैं। अब आ जाते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स का बाहर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी कैसा है वो आप पढ़ते हैं चैप्टर 7 में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट? तो यूनिट 2 होते होते आपने यूनिट 1 में क्या पढ़ा? लिविंग कौन है, ठीक, और उनकी जनरल कैरेक्टर्स आपने पढ़े। सारे दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जनरल कैरेक्टर पढ़े। यूनिट 2 में आप क्या पढ़े? वो देखने में कैसे, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। फिर मेरे मन में सवाल क्या उठा? भाई कौन लिविंग है हमें पता लग गया, देखने में कैसा हमें पता लग गया, तो अंदर अगला सवाल क्या उठा? लिविंग के लिविंग होने का राज कहाँ है? कहाँ है? मैं अगर लिविंग हूं तो क्यों लिविंग हूं? मेरे लिविंग होने का राज कहाँ है? तो आप जानते हैं हमारे लिविंग होने का राज कहाँ है? हमारे सेल में। हम सेल्स के बने हुए, और आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट ऑफ existence is a cell. It is a cell which is living. जब हमारे बॉडी के सारे सेल लिविंग है तो हम लिविंग है, सेल्स मर जाते हैं तो हम मर जाते हैं। आपका हार्ट का सेल मर गया, आपका हार्ट अटैक हुआ एंड द पर्सन स्टार्ट डेड्स। दैट मींस हमारे लिविंग होने का राज कहाँ है? सेल में। तो नेक्स्ट यूनिट पे हम पढ़ते हैं कि लिविंग के होने का राज सेल में है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें 3 चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक, सॉरी व्हाट इज सेल। फिर हमारे मन में क्या सवाल उठा? सेल क्या चीज का बना है? बायोमोलिक्यूल। और फिर सवाल क्या उठा? अगर हम सेल के बने हुए हैं और सेल इज द लिविंग यूनिट, तो ये सेल आए कहां से? तो दैट वाज योर थर्ड चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल। इज दैट क्लियर? तो पहला यूनिट था हु इज लिविंग, और सारे लिविंग के बारे में एक बार हमने जान लिया, वी गॉट ए जनरल आइडिया। नेक्स्ट, हाउ डू दे लुक, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। थर्ड, लिविंग के लिविंग होने का राज का है, दैट इज इन सेल, दैट वाज इन यूनिट 3। तो अगला सवाल ये उठा, आखिर एक सेल को लिविंग क्या बनाता है? सेल को लिविंग क्या बनाता है का मतलब क्या है? ये देखिए मैं 2 सेल बना रही हूं, एक लिविंग सेल है और एक डेड सेल है। सेल डेड भी होता है ना? ये देखो मेरे सेल्स लिविंग है, हो सकता है कल सुबह सुबह तक इसमें से बहुत सारे सेल डेड हो जाए, और हम देखते हैं डेड सेल्स हमारे झड़ते भी है।
वही सेल अभी लिविंग है, वही सेल बाद में डेड हो गया, तो लिविंग और डेड सेल में क्या डिफरेंस है? आप दोनों को माइक्रोस्कोप में देखिए। मैंने आपको एक लिविंग सेल दिया, एक डेड सेल दिया, बोला माइक्रोस्कोप में देखो। एक बात बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस माइक्रोस्कोप में कि लिविंग सेल और डेड सेल? नहीं है। आप देखेंगे लिविंग सेल में भी न्यूक्लियस होता है, डेड सेल में भी न्यूक्लियस होता है, लिविंग सेल में भी क्रोमोसोम होता है, डेड सेल में भी क्रोमोसोम होता है, लिविंग सेल में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, डेड में भी पाया जाएगा, सो इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब पाया जाएगा। तो अगर हर वो चीज जो लिविंग सेल में है वही चीज डेड सेल में है, तो वही सेल डेड कैसे हो जाता है? आई गिव एन एग्जांपल। एक आदमी अभी खड़ा है यहाँ, लिविंग है, कोई हार्ट अटैक आया, मर गया, तो क्या जब मर गया तो लिविंग और डेड की बॉडी में कोई डिफरेंस होता है? नहीं। लिविंग में भी हार्ट होता है, लंग्स होता है, लीवर होता है, डेड होने के बाद भी वो सारे ऑर्गन्स उसके बॉडी के अंदर में होते हैं। सिमिलरली, जब एक सेल लिविंग होता है, when a cell is living, all the things that are found in the cell while the cell is living, the same things are found in the cell when it is dead. तो अगला सवाल क्या उठता है? What makes a cell living? What makes that cell living? ऐसी क्या चीज है that जिसकी वजह से उस सेल को लिविंग कहते हैं, और जो वो खत्म हो जाती है तो उसी सेल को हम डेड कहते हैं? Any guesses? Yes children? Any guesses? Yes. You got it right. जब तक उस सेल में एनर्जी है, राइट, तब तक वो लिविंग है। जैसे ही सेल का एनर्जी खत्म हो गया वो डेड हो गया। इससे मेरा मतलब क्या है? एनर्जी तो पूरे यूनिवर्स को गवर्न कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक गाड़ी है उसमें एनर्जी है, यानी कि पेट्रोल का कंबस्चन हो रहा है, तब तक गाड़ी चलती है। जैसे ही आपने बंद की गाड़ी की चाबी को, घुमा दिया, गाड़ी बंद किया, पेट्रोल का कंबस्चन होना बंद हुआ, एनर्जी निकलना बंद हुआ, गाड़ी खड़ी हो जाती है। कोई भी चीज, आप बल्ब भी देख लो, जब तक उसमें एनर्जी जा रही है बल्ब जलता है, स्विच ऑफ कर दो बल्ब बंद हो जाता है। यानी कि इस पूरी दुनिया में सारा खेल तो एनर्जी का है। जब तक एनर्जी है इट्स लिविंग, जब एनर्जी नहीं है देन इट्स डेड। तो हाउ डू द प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दिस एनर्जी? दैट यू डील इन यूनिट 4 and 5. आई फर्स्ट जितना बताया मैं उसको आपको फिर से बता दूं, देन आई गो बैक टू इट्स रिवीजन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली वंस अगेन, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम सेइंग इज, आपके 11 का सिलेबस का ओवरव्यू बता रही हूँ। ठीक, मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 ही एम होता है, टू लिव एंड लिव एवर आफ्टर। तो लिव होने का के चारों तरफ जितनी कहानी है वो आप पढ़ते हैं 11 में, एंड लिव एवर आफ्टर आप पढ़ते हैं 12 में। तो आपने 11 में क्या पढ़ा? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो सबसे पहला, इफ बायोलॉजी इज स्टडीइंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ डू आई नो हु इज लिविंग? And when I came to know who's living, so I just wanted to know about their general character, that is unit 1. फिर मेरे को क्या लगा, अब ये तो पता लग गया लिविंग ये देखने में कैसा है, that's unit 2. अब इसके लिविंग होने का राज क्या है, that is unit 3 in cell. And cell को लिविंग कौन बनाता है, that's unit 4 and 5. हम प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि सेल को लिविंग कौन बनाता है। I told you एनर्जी। जब तक सेल में एनर्जी है वो लिविंग है, जब एनर्जी नहीं है तो वही सेल क्या होता है, डेड कहलाता है। तो अब सवाल उठता है एनर्जी कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स फूड से। ऑफ कोर्स ये एनर्जी का सोर्स फूड है, इस बात पे कोई डिनायल नहीं है। मैंने अभी आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने कहा था कि गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, ठीक, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही आपके बॉडी का पेट्रोल क्या है, फ्यूल। बट बेटा नोटिस करिए, मैंने ये नहीं कहा था कि गाड़ी में जब तक पेट्रोल है गाड़ी चलेगी, मैंने कहा था गाड़ी में जब तक पेट्रोल है और जब तक पेट्रोल का कंबस्शन होता है, क्योंकि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। अगर पेट्रोल से गाड़ी केवल चलती तो खड़ी गाड़ी में भी पेट्रोल होता है, तो खड़ी गाड़ी तो चल नहीं देती। गाड़ी का में पेट्रोल का होना और पेट्रोल का कंबस्शन होना, ब्रेकडाउन करना, उससे जो एनर्जी निकलती है गाड़ी उससे चलती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फूड जाकर जब तक कंबस्शन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिल सकता। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्लांट्स ये फूड कैसे लाते हैं और कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी। तो प्लांट तो हमें पता है दे आर ऑटोट्रोफ। तो ऑटोट्रोफ है तो ऑब्वियसली खाना कहाँ से लाते हैं, खुद से बना लेते हैं बाय सनलाइट, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखते हैं। बैलेंस्ड 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll will form C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, right?
आपको जिंदा रहने के लिए सबसे पहले तो खाना चाहिए, एंड सेकेंड उस खाने को आप जब कंबस्शन करेंगे तो खाने के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी निकलेगा तो आप जिंदा रहेंगे। प्लांट्स को भी खाना चाहिए सबसे पहले, तो प्लांट खाना खुद से बनाते हैं, पर देखो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत है, और प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें देयर आर इनफ स्टोमाटा, एंड थ्रू स्टोमाटा दैट प्लांट्स दे टेक CO2, सो CO2 इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। हवा में बहुत CO2 है, the leaves have stomata, and through stomata the plants easily they take up CO2. Then what do they need? Water. Is water a problem? Yes. Why? Because the water has to be taken against the gravity from the soil, against the gravity, and secondly plants unlike us are huge, some of them are extremely tall. हमारे बॉडी में तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को ले जाने के लिए एक टुल्लू पंप, a pump is fitted called as heart, but plant में तो कोई ऐसा heart like structure भी, there is no pump to carry the water against the gravity, so that how do they do it? That's a challenge. So that is your first chapter in plant physiology, transporting plants. How is water transported in the plants? ठीक. Second, they need carbon dioxide, water, then they need sunlight. Sunlight is not a problem, it's enough in that, it's enough. बाहर हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में, not air and atmosphere, outside, there is a lot of sunlight. I need chlorophyll, that's not also a problem. The plants have leaves which has enough chlorophyll. One thing more the plants require here, that is minerals. Why? Because photosynthesis is an enzymatic reaction, and most of the enzymatic reactions they require certain minerals in order to perform. Most of the reactions जो होता है हमारे बॉडी के अंदर से A forming B, most of the reaction they require enzymes, and most of the enzymes they function only in presence of certain minerals. For example, human being में जो blood clotting होता है, blood clotting enzyme thrombokinase will not work in absence of calcium ion. तो most of the metabolic reactions जो हमारे बॉडी में होता है उसमें हमें ions यानी कि मिनरल की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है मेटाबॉलिक में भी, तो ऑब्वियसली इसमें भी एंजाइम चाहिए होगा, और इनके एंजाइम को भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, राइट? तो अगला प्लांट में क्या है, ये मिनरल कहाँ से लाएंगे? भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा से ले लेंगे, सनलाइट हम बाहर से ले लेंगे, क्लोरोफिल खुद की है, वाटर एक चैलेंज जब हम लोग पढ़ते हैं, मिनरल कैसे लेंगे? तो अगला चैप्टर है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक? तो इस पानी, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से प्लांट खाना बनाता है, दैट इज द थर्ड चैप्टर, फोटोसिंथेसिस। तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 आते आते हम केवल ये पढ़ते हैं कि प्लांट फूड कैसे प्रोक्योर करता है, बट अभी मैंने आपको बताया केवल फूड प्रोक्योर करने से आपको एनर्जी नहीं मिलती, द फूड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन, राइट? देयर शुड बी कंबस्शन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एंड यू नो दैट फॉर कंबस्शन ऑफ फूड, इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हथौड़ा है, यानी कि हमें एलिमेंट की जरूरत है किसी भी चीज को तोड़, दैट इज ऑक्सीजन। तो जब इस फूड को हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करते हैं टू रिलीज एनर्जी, राइट, देन दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, सो दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर। एंड इसको ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी निकलता है, व्हाट डू वी डू विद दिस एनर्जी? दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? सबसे पहला क्या है, दुनिया में लिविंग कौन है, वो देखने में कैसे है, लिविंग के लिविंग होने का राज कहाँ है? सेल में, और सेल के लिविंग होने का राज किसमें है? दैट इज मेटाबॉलिज्म। when there is breakdown of food, it releases energy, then the cells are living. And how do we get food and break it down? That's plant physiology, right? अब आ जाओ एनिमल्स में कैसा होता है। एनिमल्स तो ऑटोट्रोफिक है नहीं, हम अपना खाना तो खुद बनाते नहीं, तो हम खाना कहाँ से लेते हैं? डेफिनेटली हम खाना लेते हैं फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, हम बाहर से खाना लेते हैं, ठीक है? वी आर हेटरोट्रोफिक, सो द मेथड बाय विच एनिमल्स दे टेक फूड and they break it down etc, that is digestion. अब आ जाते, मैंने कहा था ना, डिटेल में अब जो भी पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल में पढ़ेंगे, आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हो गया डाइजेशन, ठीक है भाई? हमने फूड लिया, अब इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेशन। अब ये फूड और ऑक्सीजन, फूड लिया किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम से, मैंने इसको स्टमक बनाया, और ऑक्सीजन किस में लिया? लंग्स में। लेकिन फूड का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? सेल में, तो इसे सेल तक पहुंचाना पड़ेगा फूड एंड ऑक्सीजन को, दैट इज सर्कुलेशन। तब यहाँ सेल में द फूड विल बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, एंड ब्रेकडाउन के प्रोसेस में कुछ वेस्ट जनरेट होगा। इस मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट का रिमूवल क्यों जरूरी है? आपने किचन में खाना बनाया,
खाना बनाने के बाद अगर आपने किचन की सफाई नहीं की, बर्तन की सफाई नहीं की, तो कल खाना कैसे बनाओगे? वैसे ही आपको सेल में एनर्जी चाहिए। आप खाना लाए, ऑक्सीजन लाए, खाने को तोड़ा, उसके बाद सेल की सफाई नहीं करोगे तो दोबारा कैसे करोगे? सो दैट प्रोसेस बाय विच द मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव, दैट्स कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब इससे जो एनर्जी निकला हमने यूज किया फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम भी यूज करते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर मूवमेंट। आपकी बॉडी में ये एनर्जी से आप मूवमेंट, अब ये मूवमेंट का मतलब केवल हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होता है, इवन आपका लंग्स मूव करता है, इवन आपका हार्ट मूव करता है, राइट? आपका स्टमक पेरिस्टाल्सिस करता है। ये बॉडी में जितने भी काम होते हैं मोस्टली मूवमेंट से एसोसिएटेड काम है, ठीक? सो दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड क्योंकि एक से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व है केवल एक काम के लिए, क्या कि एनर्जी निकले और यूज हो। देखिए ये सारा प्रोसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड वन की एम, दैट इज so that energy is produced, is released, so that energy can be used for growth and development. So when more than one things, जब एक से ज्यादा चीज किसी एक काम को अंजाम देने में लगे हुए रहते हैं, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे बी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, राइट? हमारे बॉडी में इन सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करना, मिलजुल के। अब ऐसा नहीं है कि सेल में खाना चला गया, ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं है और सेल वेट कर रहा है कि कब ऑक्सीजन आएगा तो हम खाना ब्रेक डाउन करेंगे, तब तक तो खाना का क्या कंबस्शन छोड़ डिकम्पोजिशन हो जाएगा। यानी कि जब खाना पहुंचे उसी वक्त ऑक्सीजन भी पहुंचना चाहिए। तो ये जितने और जैसे ही वेस्ट बने उसको निकलना चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। और इन आवर बॉडी, इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली इन ह्यूमंस, फॉर कोऑर्डिनेशन वी हैव टू सिस्टम। One is nervous coordination and the other is chemical coordination, that is endocrine system. In short, animal physiology basically tells you how energy is, energy is taken and released, energy source, that is food, is taken and broken down to release energy so that the cell can be living, that is dealt in the unit physiology. Is that clear? That means आपने क्लास 11 में क्या, आपका जो 11 का सिलेबस है, आप उसमें क्या पढ़ते हैं? द फर्स्ट एम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज टू लिव। ठीक, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो पहला सवाल ये है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कौन, वो देखने में कैसे हैं, उनके लिविंग होने का राज कैसे है, और सेल लिविंग कैसे होता है ना? सेल के खुद के लिविंग होने का राज किसमें? दैट इज मेटाबॉलिज्म। जब तक वो फूड ले, उसको ब्रेक डाउन करे, उसी को, उस एनर्जी से ही हम काम कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर क्लास 11।